कहानी शुरू होती है एक डरावनी सी अंधेरी जगह से, जहां पर एक लड़की रो रही है और उसके आसपास छोटे छोटे बच्चों की डरावनी हंसी उसे सुनाई दे रही है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। खून से बुरी तरह लथपथी लड़की तभी अचानक जोर जोर से बचाओ मुझे, कोई सुन रहा है, बचाओ मुझे चिल्लाने लगती है। और जब जब वो चिल्लाने लगती, इन बच्चों की अजीब सी डरावनी हंसी और भी ज्यादा बढ़ने लगती। इन डरावनी आवाज़ों को सुनकर लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने खून से लथपथ हाथों में पकड़े हुए फ़ोन से कोई नंबर डायल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाती। बच्चों की डरावनी हंसी अब और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसे वो उसकी तरफ आती हुई महसूस होती है। लड़की डर के मारे इधर उधर देखने लगती है कि तभी अचानक लड़की ज़ोर से चीखती है और कोई अजीब सी चीज़ उसे टांगों से पकड़कर अंधेरे में खींच लेती है। इस घटना के 1-2 दिन बाद दो अमेरिकन कपल जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी मैक्सिको घूमने के लिए आते हैं। ये चारों दोस्त होटल में स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर धूप और ड्रिंक्स का मजा लेते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि अचानक से एमी कहती है कि उसका एक कान का झुमका कहीं गुम हो गया है और ये चारों दोस्त उसे ढूंढने में लग जाते हैं। ये सभी एमी के झुमके को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी इस कहानी के 5वें किरदार मैथियास की एंट्री होती है, जो एमी के झुमके को ढूंढ लाता है, जो कि असल में एमी से स्विमिंग पूल में नहाते वक्त गिर गई थी। इसके बाद मैथियास वहां से जाने लगता है कि तभी जेफ उसे रोक लेता है और उसकी मदद के लिए ड्रिंक ऑफर करता है। ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं और मैथियास उन्हें बताता है कि वो म्यूनिख जर्मनी से है और यहाँ अपने भाई के साथ घूमने आया है, लेकिन उसका भाई किसी लड़की के साथ मिलकर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, किसी खंडहर की खोज में गया हुआ है। एमी मैथियास से पूछती है कि आखिर वो लोग उस खंडहर में क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो बताता है कि ये खंडहर मायान सभ्यता का कोई बहुत पुराना पिरामिड है, जिसकी खुदाई के लिए ये लोग गए हुए हैं। इस बात को सुनकर एरिक कहता है कि हम तो अपनी छुट्टियां ऐसी बोरिंग जगह पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाले, और बाकी तीनों भी इस बात पे हामी भरते हैं। मैथियास कहता है कि वैसे ये पिरामिड बहुत खास है क्योंकि किसी भी नक्शे में ये नहीं है और यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोगों को ही जाने दिया जाता है। एरिक इस बात को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जेफ से कहता है कि भाई मुझे यहीं जाना है। मैथियास भी कहता है कि वैसे मेरे भाई को घूमकर अब तक तो आ जाना चाहिए था, हो सकता है वो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं और निकल गया होगा। मैं कल सुबह ही इस जगह को देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम लोग चलना चाहते हो तो चल सकते हो। जेफ सबसे पूछता है कि बोलो फिर दोस्तों, क्या मायान सभ्यता का ये पुराना पिरामिड हमारी छुट्टियों को यादगार बनाएगा? वैसे ऐसी चीजों को देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। सारे लोग तैयार हो जाते हैं और इस पुराने पिरामिड के लिए सुबह जल्दी जल्दी निकलने का प्लान बनाते हैं। सुबह जाने से पहले ये सभी लोग रात को बीच के किनारे पार्टी करने का फैसला करते हैं। पार्टी के दौरान एमी बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और जेफ के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानती और नशे में धुत होकर गिर जाती है। जेफ उसे कहता है कि तुम बहुत नशे में हो चुकी हो और अब होटल रूम में जाने का वक्त हो गया है, लेकिन वो नहीं मानती। जेफ क्योंकि ड्रिंक नहीं करता, वो होटल रूम वापस जाने का फैसला करता है और एरिक और स्टेसी को कहता है कि एमी का ध्यान रखना और उसे अच्छे से रूम पर ले आना। इसके बाद एमी मैथियास से डांस के लिए कहती है और मैथियास को ना चाहते हुए भी डांस करना पड़ता है। इन दोनों को डांस करता देख एरिक स्टेसी से कहता है कि शर्त लगा लो, एमी मैथियास को किस कर देगी। इस पर स्टेसी चिढ़ते हुए कहती है कि वो जेफ के मेडिकल कॉलेज की ज्वाइनिंग से दुखी है, जिसके कारण वो ऐसी हरकत कर रही है और वो मैथियास को किस बिल्कुल भी नहीं करेगी, देख लेना। लेकिन इसके ठीक उलट एमी मैथियास को किस करने की कोशिश करने लगती है और मैथियास फटाफट से स्टेसी को एमी को पकड़ने के लिए बुला लेता है और इसके बाद ये सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मैथियास अपने दोस्त डिमिट्री के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं कि जेफ भी वहां पहुंचते हैं और वो मैथियास से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि वो अपने दोस्त डिमिट्री के साथ पिरामिड तक जाने के नक्शे की कॉपी बना रहे हैं। ये नक्शा डिमिट्री अपने दोस्तों के पास छोड़ने वाले थे, जो कि रात की पार्टी के कारण नशे में धुत थे, ताकि वो लोग भी बाद में आ सकें। और डिमिट्री भी इस यात्रा पर मैथियास के साथ जाने वाले थे। इसके बाद जेफ मैथियास को कहते हैं कि आधे घंटे में होटल की लॉबी में मिलते हैं। मैथियास उन्हें जवाब देते हैं ठीक है। उसके बाद डिमिट्री फटाफट से जाकर उस नक्शे की कॉपी को अपने दोस्तों के पास छोड़ देते हैं और इसके बाद ये सभी बस के जरिए मेक्सिको के एक बाजार वाले इलाके में पहुंचते हैं, जहां से ये पुराना पिरामिड करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये सभी लोग टैक्सी करने का फैसला करते हैं। मैथियास टैक्सी वाले से कहते हैं कि उन्हें इस प्राचीन पिरामिड तक जाना है, लेकिन टैक्सी वाला साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये जगह बहुत मनहूस है।
मैं आप लोगों को किसी और जगह ले चलता हूँ। इस पर डिमिट्री उसे कुछ पैसे दे देते हैं और टैक्सी वाला मान जाता है। इसके बाद ये लोग पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं और काफी देर घने जंगलों के बीच से होते हुए ये आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। जैसे ही ये सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। एमी को ये चिंता सताने लगती है कि पिरामिड से वापस आने के बाद हम वापस कैसे जाएंगे। तो जेफ कहता है कि उसके पास टैक्सी वाले का कॉन्टेक्ट नंबर है। एमी कहती है कि यहाँ पर सिग्नल होगा तब न तुम फोन कर पाओगे। इस पर मैथियास कहता है कि मेरे पास वोल्ट फोन है जिसमें सिग्नल आता रहता है। जंगल में पहुंचते ही मैथियास को उसके भाई की जीप वहीं खड़ी मिलती है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि उसके भाई को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे और मैथियास को ऐसा लग रहा था कि वो पिरामिड से कब का वापस आ चुका होगा। इसके बाद ये सभी जंगल में अंदर पिरामिड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए एरिक और स्टेसी एमी के साथ मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि वो कौन लड़की है जो कल शराब के नशे में बहुत धुत थी और अब एकदम फ्रेश हो चुकी है। कोई बता सकता है वो कौन है? इस पर जेफ कहते हैं कौन है वो लड़की? तो एमी कहती है कुछ नहीं, ये दोनों ये बकवास गेम कल रात को खेल रहे थे। तो एरिक कहता है हाँ, जब तक कि उस लड़की ने एक दूसरे लड़के के कान में किस करना शुरू नहीं कर दिया था। इस बात को सुनकर एमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एरिक के सर पर जोर से मारती है। एमी इसके बाद मैथियास से पूछती है कि अब यहाँ से पिरामिड कितना दूर है। तो वो कहता है कि बस नदी के पास पहुंचते ही हमें बाएं रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है। काफी देर इस घने जंगल में चलने के बाद ये सभी उस छोटी सी नदी के पास पहुंचते हैं। हालांकि अब यहाँ से पिरामिड बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि बाएं तरफ इन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता। मैथियास रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं और बाकी सभी पानी पीकर थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी अचानक पानी पीते हुए एमी को एक छोटी लड़की और लड़का दूर जंगल में ऊंचाई पर खड़े दिखते हैं। स्टेसी बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और ओला ओला कहकर बुलाने लगती है, लेकिन बच्चे कुछ भी जवाब नहीं देते। स्टेसी कहती है ये बच्चे इतने दुखी क्यों लग रहे हैं। मैथियास को तभी अचानक बाएं तरफ वो रास्ता दिख जाता है जिसे किसी ने झाड़ियों से छुपाया हुआ था। जैसे ही मैथियास इन झाड़ियों को हटाना शुरू करते हैं और उस छुपे हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, मैथियास को ऐसा करता देख बच्चों में से छोटा लड़का वहां से भाग जाता है, लेकिन छोटी लड़की वहीं पर खड़ी रहती है। जब इस छिपे रास्ते पर मैथियास बाकी सभी को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, एमी और स्टेसी इस पुराने रास्ते को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि ये रास्ता आखिर इस तरह छुपाया क्यों गया है और क्या ये रास्ता सही भी है। जेफ मैथियास से पूछते हैं कि नक्शे में क्या यही रास्ता दिखाया गया है। वो कहता है हाँ। जेफ कहते हैं फिर तो यह सही रास्ता है। एमी और स्टेसी फिर भी आगे बढ़ने के लिए कन्विंस नहीं होती और कहने लगती हैं कि तुम जानते हो ना ये नक्शा कितना पुराना है और आखिर इस रास्ते को छुपाया क्यों गया है, कोई इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। जेफ एमी और स्टेसी को कहते हैं कि हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पहले आए होंगे और उन्होंने ऐसा किया होगा। डरने की कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अंत में ये सभी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं क्योंकि मैथियास इन सबको बताते हैं कि यहाँ से अब पिरामिड ज़्यादा दूर नहीं है। जेफ सबसे आखिर में इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और जाते जाते देखते हैं कि वह छोटी लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी है और उन सभी को घने जंगल में और अंदर जाते हुए देख रही है। धीरे धीरे ये सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और इस दौरान एरिक चलते हुए मजाक मजाक में ये कहते हैं कि क्या तुम लोग जानते हो कि मयान सभ्यता के लोग किसी रहस्यमय बीमारी के कारण मारे गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये पिरामिड इन सभ्यता के लोगों की हड्डियों से भरा हो। और बात करते करते ये सभी कुछ देर में उस पिरामिड तक पहुंच ही जाते हैं और इस खूबसूरत पिरामिड को देखकर, जो कि पूरी तरह से हरे रंग की बेलों से ढका हुआ होता है, इन सभी के होश उड़ जाते हैं और ये सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एमी सबको खुश देखकर सभी की फोटोज खींचने लगती है। इस दौरान मैथियास को एक पीले रंग का टेंट भी पिरामिड के ऊपर दिखता है। इन सभी को यहाँ पहुंचे हुए अभी कुछ देर ही हुई होती है कि तभी बहुत जोरों से एक घोड़े की दौड़ने की आवाज इनकी तरफ आती हुई इन सभी को सुनाई देती है। जब ये सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक आदमी काले घोड़े पर जंगल की तरफ से आता हुआ इन्हें दिखता है। एक बूढ़ा आदमी होता है जो घोड़े से उतरते ही जोर जोर से इन सभी पर मैक्सिकन भाषा में चिल्लाने लगता है, जिसे सभी समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। इस आदमी को देखकर मैथियास अपने भाई हेनरिक को बुलाने लगते हैं। जेफ एरिक से कहते हैं कि हो सकता है इन्हें शायद कुछ पैसे चाहिए और वो आगे बढ़कर इस आदमी को पैसे देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी पैसे लेने से साफ मना कर देता है। तभी दो और घुड़सवार धनुष और तीर लेकर जंगल की तरफ से वहां आ जाते हैं और उस बूढ़े आदमी से अपनी भाषा में कुछ बातें करने लगते हैं।
जेफ और बाकी सभी समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जेफ मैथियस से कहते हैं इन्हें अपने भाई की फोटो दिखाओ और पूछो कि वो कहाँ है। मैथियस उस बूढ़े आदमी को अपने भाई हेनरिक की फोटो दिखाते हैं और इशारों में पूछते हैं क्या तुमने इसे देखा है। ये तीनों लोग अब तक थोड़ा शांत हो गए थे और फोटो को देखकर वो लोग फिर से अपनी भाषा में कुछ बातें करने लगते हैं। इस दौरान एमी इन सभी की फोटो खींच रही होती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से बौखला उठता है और अचानक से अपनी बंदूक निकालकर एमी की तरफ ताक देता है। सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर अचानक ये बूढ़ा आदमी एमी की तरफ बंदूक क्यों ताकने लगा। जेफ एमी को कहते हैं कि बिल्कुल मत हिलो। डिमिट्री को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग एमी के फोटो खींचने के कारण नाराज हैं और वो एमी से कैमरा लेने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो कैमरा लेकर उन लोगों के पास जाता है ये तीनों लोग और गुस्सा हो जाते हैं और उस पर बंदूक और तीर कमान ताक देते हैं। डिमिट्री फिर भी उन्हें समझाने के लिए उनके पास जाने लगता है कि तभी एक तीर सीधा आकर डिमिट्री के दिल पर लगता है और अगले ही पल बंदूक उसके सर की धज्जियां उड़ा देती है। डिमिट्री की डेड बॉडी को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैथियस बहुत कोशिश करता है इन लोगों को रोकने की, लेकिन वो नहीं मानते और इन सभी को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए पिरामिड की तरफ भागना पड़ता है। और इस दौरान गांव के और लोग वहां पहुंच जाते हैं और पिरामिड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैथियस और बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पिरामिड पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। मैथियस पिरामिड के ऊपर पहुंचते ही अपने भाई हेनरिक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पिरामिड के ऊपर कोई भी नहीं होता। मैथियस और जेफ पिरामिड के ऊपर लगे हुए दोनों टेंट्स को चेक करने लगते हैं, लेकिन खाली टेंट्स के अलावा उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। जेफ फटाफट से बाहर आते हैं और पहले एरिक से पूछते हैं क्या तुम्हारे फोन पर नेटवर्क आ रहा है। वो कहता है नहीं। और फिर वो कहते हैं कि मैथियस के फोन पर नेटवर्क जरूर होगा, उसके पास वो वोल्ड फोन था। लेकिन वो जेफ को कहते हैं कि उसका फोन तो उन गांव के लोगों के पास रह गया। इस बात को सुनकर जेफ एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सभी को पिरामिड के अंदर जाती हुई एक सुरंग दिखती है जो शायद आर्कियोलॉजिस्ट की डिग साइट थी जहां वो खुदाई कर रहे थे। मैथियस अपने भाई को आवाज लगाते हैं, लेकिन उसे वहां से कोई आवाज नहीं आती। जेफ कहते हैं कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, लेकिन जब ये पिरामिड के चारों तरफ देखते हैं तो गांव के लोगों ने चारों तरफ से पिरामिड को घेरा हुआ होता है। मैथियस ये नज़ारा देखकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनकी नज़र ज़मीन पर बेलों के बीच दिख रहे जूतों पर जाती है और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि बेलों से लिपटी हुई ये डेड बॉडी असल में उसके भाई हेनरिक की थी। वो रोते हुए उसके शरीर से लिपटी हुई बेलों को हटाने लगते हैं कि कहीं उनका भाई जिंदा तो नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, उनका भाई मर चुका होता है। हेनरिक की डेड बॉडी को देखकर बाकी सभी लोग और ज़्यादा टूट जाते हैं। कुछ देर बाद जेफ अपनी दूरबीन से पिरामिड के नीचे देखते हैं कि गांव के लोग वहां पर अपना कैंप सेटअप कर रहे होते हैं। एरिक एमी और स्टेसी से बात करते हुए कहते हैं कि अगर मैथियस का भाई मारा जा चुका है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट लड़की कहाँ है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। दुखी मैथियस उनके पास आकर बैठते हैं और जेफ देखते हैं कि उनके हाथ बुरी तरह से लाल हो गए होते हैं। जेफ मैथियस से पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि शायद इन पौधों के कारण कोई एलर्जी हो गई है। एरिक जेफ से कहते हैं कि कहीं ये लोग हमारी बलि तो नहीं चढ़ाना चाहते। जेफ कहते हैं कि हो ना हो ये जो भी हो रहा है इस पिरामिड के कारण ही है, क्योंकि ना ही गांव वाले इस पिरामिड की तरफ आते हैं और जो इस पिरामिड पर चढ़ जाता है उसे जाने देते हैं। एरिक जेफ से कहते हैं कि तो हम फिर करें क्या, किसी को हमें ढूंढने का इंतजार करें। एमी कहती है कौन ढूंढेगा हमें। इस पर जेफ कहते हैं कि डिमिट्री ने अपने दोस्तों को इस जगह के नक्शे की कॉपी दी है, वो यहाँ जरूर आएंगे। एरिक जेफ से कहते हैं कि अगर उन्होंने ना आने का फैसला किया तब हम लोग क्या करेंगे। जेफ कहते हैं कि कोई ना कोई हमें जरूर ढूंढने आएगा। कल हमारे होटल का चेकआउट है और अगर हम वहां मौजूद नहीं होंगे तो वो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक इन्हें एक मोबाइल की जैसी रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देती है कि सभी उस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ सुरंग के अंदर से आ रही होती है। सभी भागकर सुरंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैथियस इस रिंगटोन को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे भाई की मोबाइल की रिंगटोन है। जेफ मैथियस से कहते हैं तुम 100% श्योर हो। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। एमी कहती है जब यहाँ ऊपर सिग्नल नहीं आ रहा है तो नीचे सुरंग में सिग्नल कैसे आ रहा है। लेकिन मैथियस तुरंत सुरंग के ऊपर मौजूद पुराने लिवर सिस्टम की मदद से अंदर जाने का फैसला करते हैं।
और बाकी सारे लोग उनकी मदद करने लगते हैं। मैथियस अपने आप को रस्सी से बांधते हैं और जेफ और एरिक लीवर को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। और इस दौरान एमी और स्टेसी मैथियस के लिए एक लालटेन का इंतजाम कर देती हैं। जेफ एक आखिरी बार मैथियस को पूछते हैं, हाँ भाई तुम तैयार हो ना? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद जेफ और एरिक लीवर को घुमाने लगते हैं और मैथियस को नीचे की तरफ सुरंग के अंदर उतारने लगते हैं। तभी अचानक एमी जोर से जेफ को बुलाती है और कहती है, रुको जेफ रुको, ये रस्सी टूटने वाली है। स्टेसी भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जेफ और एरिक पूरी ताकत लगाकर मैथियस को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और मैथियस गिरने लगते हैं और सीधा उस सुरंग के अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। बस उसके जोर से गिरने की आवाज ऊपर खड़े बाकी सभी लोगों को सुनाई देती है। मैथियस के गिरने की आवाज को सुनकर स्टेसी जोर से चीख पड़ती है। जेफ दौड़ कर आते हैं और मैथियस को जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। स्टेसी भी मैथियस को आवाज लगाती है, लेकिन सुरंग के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। एरिक सुरंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया? एमी और स्टेसी डर के मारे आपस में कहने लगती हैं, कहीं मैथियस। लेकिन तभी एरिक कहता है, सब चुप हो जाओ, मुझे सुनने दो, शायद मुझे मैथियस के कराहने की आवाज आ रही है। जेफ फटाफट से लीवर की बाकी रस्सियों को चेक करने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों में से किसी एक को नीचे उतरना होगा। एमी डरते हुए पूछती है, कहाँ? जेफ जवाब देते हैं, नीचे सुरंग में। तो एमी कहती है, हम दोनों में से ही क्यों, तुम दोनों क्यों नहीं? तो जेफ कहते हैं कि तुम दोनों इतने स्ट्रांग नहीं हो कि इस लीवर को घुमा सको। इस बात को सुनकर एमी और स्टेसी दोनों बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम दोनों में से कौन नीचे जाएगा। तभी एकदम से स्टेसी कहती है, मैं जाती हूँ नीचे। एमी कहती है, क्या? इस बात को सुनकर एरिक थोड़ा नाराज हो जाते हैं। एमी स्टेसी को कसकर गले लगाते हुए थैंक यू कहती है और स्टेसी जाते जाते एरिक को देखती है। पिरामिड के नीचे पहरेदारी पर खड़ा बूढ़ा आदमी और गांव के बाकी लोग भी इन सब चीजों पर बड़े ध्यान से नजर रखे हुए थे। अब जेफ और एरिक स्टेसी की मदद करने लगते हैं रस्सी को बांधने में। एरिक स्टेसी को कहते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और एमी स्टेसी को लालटेन पकड़ाती है। डरी हुई स्टेसी सुरंग में उतरने को तैयार हो जाती है और जेफ कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें संभाल लेंगे। कुछ सेकंड्स बाद स्टेसी भी सुरंग के बीचों बीच झूल रही होती है और धीरे धीरे जेफ और एरिक स्टेसी को नीचे सुरंग में उतारने लगते हैं। धीरे धीरे स्टेसी इस अंधेरी सुरंग में नीचे उतरती जा रही होती है। लालटेन की रोशनी में सिर्फ उसे सुरंग की दीवारों पर उगी हुई हरी घास की बेलें ही दिख रही होती है कि तभी अचानक स्टेसी को एक झटका सा लगता है और वो ऊपर देखती है। जेफ ऊपर से चिल्लाते हैं कि रस्सी खत्म हो गई है स्टेसी। स्टेसी कहती है, लेकिन मैं तो अभी नीचे पहुंची ही नहीं हूं। जेफ कहते हैं, क्या तुम मुझे देखकर बता सकती हो तुम ग्राउंड से कितना ऊपर हो? जब स्टेसी नीचे देखती है तो उसे मैथियस लहूलुहान हालत में नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। जेफ ऊपर से चिल्लाते हैं, क्या तुम नीचे कूद सकती हो? स्टेसी पहले तो समझ ही नहीं पाती कि जेफ क्या कह रहे हैं, लेकिन जब जेफ फिर से कहते हैं, क्या तुम नीचे कूद सकती हो स्टेसी, तो स्टेसी और भी ज्यादा डर जाती है और नीचे देखने लगती है। तब स्टेसी को मैथियस मेरी मदद करो कहकर पुकारने लगते हैं और स्टेसी नीचे कूदने का फैसला करती है। स्टेसी धीरे धीरे खुद को रस्सी से अलग करती है और नीचे कूद जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जेफ और एमी ऊपर से स्टेसी को पूछने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो स्टेसी? स्टेसी धीरे धीरे उठती है। तभी उसे अपने बाएं पैर के घुटने में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। जेफ स्टेसी को कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? दर्द के मारे स्टेसी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे घुटने में थोड़ी चोट लग गई है। जेफ फिर पूछते हैं, क्या तुम मैथियस को देख पा रही हो? स्टेसी कहती है, हाँ, लेकिन यहां बहुत अंधेरा है। नीचे कूदने के कारण लालटेन भी टूटकर बुझ गई होती है। उसे जलाने के लिए जेफ जल्दी से नीचे माचिस फेंक देते हैं। ऊपर जेफ, एरिक और एमी ये सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। एरिक तुरंत जेफ से कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, एक टेंट को फाड़कर रस्सी बना लेते हैं। उधर नीचे स्टेसी लालटेन जला लेती है। लालटेन जलाने के बाद स्टेसी अपने घुटने की तरफ देखती है, जिसमें एक बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा घुस गया होता है, जिसे वो दर्द से कराहते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर निकालती है और उस पर वो एक कपड़े का टुकड़ा बांध लेती है। तभी मैथियस कराहते हुए कहते हैं, स्टेसी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पता नहीं क्यों अपनी टांगों को महसूस नहीं कर पा रहा हूं।
स्टेसी एकदम डर जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दोस्तों मैथियस अपने पैरों को हिला नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर ऊपर खड़े तीनों लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि जेफ मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, वो तुरंत एरिक से कहते हैं कि हमें एक स्ट्रेचर बनाना होगा। एमी कहती है, तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? हमें इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई हमारी मदद करने को जरूर आएगा। जेफ स्टेसी से कहते हैं, हमें मैथियस के लिए एक स्ट्रेचर तैयार करना होगा। एमी कहती है, मैथियस की कमर में चोट लगी है जेफ, हम उन्हें ऐसे स्ट्रेचर पर ऊपर नहीं खींच सकते। लेकिन जेफ कहते हैं कि हमें मैथियस की मदद करनी ही होगी। जेफ और एरिक फटाफट से रस्सी को ऊपर खींचने लगते हैं कि तभी एमी दौड़ते हुए पिरामिड से नीचे उतरने लगती है और जेफ भी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और नीचे पहुंचकर एमी गांव वालों से एक आदमी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है कहकर मदद मांगने लगती है। गांव का वो बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और एक दूसरा आदमी अपना तीर कमान। जेफ भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं और एमी को वापस चलने के लिए कहने लगते हैं। एमी थोड़ी बहुत स्पेनिश बोलकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जेफ एमी को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से ज़रूर भाग निकलेंगे एमी। और एमी रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी एमी को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो गांव वालों की तरफ हरी घास की बेल का एक टुकड़ा फेंक देती है, जो वहाँ खड़े एक छोटे बच्चे को जाकर लग जाता है। और अगले ही पल गांव का बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक और बाकी दो आदमी अपने तीर उस बच्चे के ऊपर ताक देते हैं और उसे भी पिरामिड की तरफ जाने को कहते हैं। बच्चा डर के मारे मना करने लगता है, लेकिन ये तीनों लोग उसे बार बार पिरामिड की तरफ जाने को कहने लगते हैं। बच्चा नहीं मानता और अगले ही पल बूढ़ा आदमी बच्चे को गोली मार देता है और बच्चे की डेड बॉडी जमीन पर गिर जाती है और उसकी माँ बिलक बिलक कर रोने लगती है। एमी बच्चे की डेड बॉडी को देखकर चीख उठती है। बूढ़ा आदमी और बाकी के पहरेदार दोबारा से जेफ और एमी पर अपनी बंदूक और तीर ताक देते हैं और इन्हें अपनी भाषा में वापस पिरामिड की तरफ जाने का इशारा करते हैं। जेफ और एमी वापस पिरामिड की तरफ ऊपर चढ़ने लगते हैं और छोटे बच्चे की माँ अभी भी बिलक बिलक कर जमीन पर पड़े अपने बच्चे की लाश को देखकर रो रही होती है। जेफ वापस ऊपर आकर एरिक के साथ स्ट्रेचर की तैयारी करने लगते हैं। एमी कहती है कि उन्होंने उस बच्चे की मां के सामने उसको मार डाला, पर क्यों? जेफ कहते हैं, मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि उसने वो हरी घास की बेल छू ली थी। एरिक कहते हैं, वो तो हम सब ने छू ली है। तभी अचानक सुरंग के अंदर से मोबाइल की रिंग बजने की आवाज आती है। स्टेसी और मैथियस को भी ये आवाज सुनाई देती है। जेफ पूछते हैं, स्टेसी क्या तुम्हें कोई मोबाइल फोन दिखाई दे रहा है? स्टेसी मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए अंधेरे में आगे बढ़ने लगती है। जैसे वो लालटेन की लाइट से आगे देखने की कोशिश करती है, सामने की पूरी जगह हरी घास की बेलों से भरी होती है और तभी उसे इन बेलों में कुछ हिलता हुआ सा महसूस होता है। स्टेसी डर जाती है और कहती है, कौन है वहाँ? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती और फिर से घास में कुछ हिलता हुआ सा उसे महसूस होता है और जोर से ऊपर देखकर स्टेसी चिल्लाती है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर और मुझे प्लीज़ ऊपर आना है। अब चारों तरफ अब अंधेरा भी होने लगा था। स्ट्रेचर बनकर तैयार हो गया था, जिस पर अब जेफ एमी को बैठाकर नीचे सुरंग में उतारने की तैयारी करने लगे। एमी कहती है कि स्टेसी मैं नीचे आ रही हूँ। स्टेसी भी नीचे एमी की मदद के लिए तैयार हो जाती है और धीरे धीरे जेफ और एरिक एमी को भी सुरंग के अंदर उतारने लगते हैं। एमी आराम से नीचे पहुंच तो जाती है, लेकिन स्ट्रेचर पूरी तरह जमीन तक पहुंच नहीं पाता। एमी जोर से चिल्लाकर कहती है, थोड़ा और नीचे करो। ऊपर से जेफ कहता है कि ये अब और नीचे नहीं हो सकता। एमी और स्टेसी ना चाहते हुए भी मैथियस को उठाकर स्ट्रेचर पर रखने का फैसला करती हैं। ये दोनों जानती थी कि मैथियस को इससे बहुत दर्द होगा, लेकिन उनके पास अब कोई चारा नहीं था क्योंकि अब अंधेरा भी होने लगा था। स्टेसी मैथियस के पास आकर कहती है, हम तुम्हें उठाने वाले हैं, ठीक है? हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। दोनों इस उलझन में फंस जाती हैं कि मैथियस को कहाँ से उठाएं, क्योंकि उसके कमर और पैरों पर बहुत गहरी चोट लगी थी। अंत में एमी कंधे से और स्टेसी घुटने वाले हिस्से को पकड़कर मैथियस को उठाती है। मैथियस जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगते हैं और उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की बुरी तरह आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे तैसे ये दोनों मैथियस को स्ट्रेचर पर रख देती हैं। एमी और स्टेसी एक दूसरे की तरफ देखकर समझ जाती हैं कि मैथियस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैथियस की चीखने की आवाज़ें जेफ और एरिक भी ऊपर खड़े होकर सुन रहे थे। एमी नीचे से जेफ को कहती है, स्ट्रेचर को खींचना शुरू करो, और धीरे धीरे जेफ और एरिक मैथियस को ऊपर खींचने लगते हैं। जेफ मैथियस की चोटों को चेक करते हैं।
उतने में एमी कहती है कि हमें मैथियस को टेंट में ले जाना चाहिए। जेफ कहते हैं नहीं, इस हालत में हम बार बार मैथियस को इधर से उधर नहीं कर सकते। स्टेसी भी कहती है हाँ, यहाँ पर मैथियस को रात में बहुत ठंड लगेगी। जेफ कहते हैं सब लोग यहाँ मौजूद टेंट्स की छानबीन शुरू करो, हो सकता है एस्प्रिन या कोई और दवाई हमें मिल जाए जिससे मैथियस के शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता रहे। स्टेसी जाते हुए मैथियस को दुखी मन से देखती है। एमी पीले वाले टेंट के अंदर एक बैकपैक की छानबीन कर रही होती है कि उसे एक गाड़ी की चाबी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी जेफ सबको बुलाते हैं और कहते हैं देखो, ये प्लेन टिकट्स मुझे डिमिट्री के बैग से मिले। वो कल सुबह यहाँ से 7:05 की फ्लाइट से वापस जाने वाला था। अब जब वो कल वहाँ नहीं पहुँचेगा तो उसके दोस्त ज़रूर उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। स्टेसी कहती है लेकिन वो यहाँ पहुँचेंगे कैसे? तो जेफ कहते हैं कि उनके पास डिमिट्री इस जगह के नक्शे की कॉपी छोड़ के आया था, बस हमें अब किसी तरह आज की रात निकालनी है, कल ज़रूर कोई ना कोई मदद आ जाएगी। एरिक कहते हैं हम में से कोई एक आदमी रात को पहरा देगा और बाकी लोग आराम करेंगे। इसके बाद एरिक वहां पर मौजूद पुराने जनरेटर की मदद से लाइट जला लेते हैं। जेफ मैथियस को एक कंबल उड़ा देते हैं। एरिक जेफ से पूछते हैं कि जेफ मैथियस की हालत कैसी है अब? तो जेफ एरिक को अलग से लेकर जाकर कहते हैं कि हमें मैथियस की चोटों को ठीक करना होगा वरना। एरिक कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? जेफ कहते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मैथियस मर जाएगा। एरिक कहते हैं हम उसे मरने नहीं देंगे। जेफ एरिक को कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से ये रात संभालनी होगी। उधर स्टेसी टेंट के अंदर एमी से बातें करते हुए कहती है कि हमें मैथियस को ऊपर नहीं लाना चाहिए था, इसके कारण उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। एमी कहती है तुम ऐसा मत सोचो, हम कुछ भी करके कल मैथियस को हॉस्पिटल ले जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। जेफ रात को पहले पहरेदारी करने का फैसला करते हैं और एरिक टेंट में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब स्टेसी की नींद खुलती है तो वो अपने चारों तरफ खुद को और एरिक को उन हरी बेलों से घिरा पाती है। तभी उसे अपने बाएं पैर पर कोई चीज चलती हुई सी महसूस होती है और जैसे ही वो कंबल हटाती है उसका बायां पैर पूरी तरह से हरी बेलों से लिपटा हुआ होता है। वो चीख पड़ती है और एरिक को उठाती है। एरिक एकदम से उठकर कहते हैं क्या हुआ? तो स्टेसी कहती है निकालो इसे एरिक। एरिक फटाफट से स्टेसी के पैरों से लिपटे बेलों को हटाने लगते हैं कि तभी उस घास की एक बेल स्टेसी के बाएं पैर की चोट के अंदर घुसी हुई दिखती है। स्टेसी जोर जोर से दर्द के मारे रोने लगती है और कहती है प्लीज निकालो इसे मेरे पाँव से एरिक। एरिक धीरे धीरे उस बेल को पैरों से निकाल देते हैं और बेल को निकालते हुए देखते हैं कि वो बेल किसी जिंदा चीज की तरह हिल रही होती है। स्टेसी की चीख सुन जेफ भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या हुआ? कि तभी बाहर मैथियस चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे बचा लो, कुछ हो रहा है मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। एमी मैथियस के पास पहुंचकर उसे पूछती है कि क्या हुआ मैथियस? उधर अंदर अभी भी स्टेसी चिल्ला रही होती है और जेफ से कहती है कि मुझे अभी भी अपने अंदर ये बेल चलती हुई महसूस हो रही है। जेफ पूछते हैं क्या हुआ, रुको मुझे देखने तो दो। तो एरिक जेफ को बताते हैं कि वो अजीब सी हरी बेल स्टेसी के अंदर घुसी हुई थी। बाहर मैथियस एमी से कहते हैं मुझे मेरे पैर दिखाओ, मुझे मेरे पैर दिखाओ प्लीज। एमी जैसे ही मैथियस के ऊपर से कंबल हटाती है वो चीख चीख कर जेफ को बुलाने लगती है। जेफ भागकर बाहर जाते हैं और मैथियस के पैरों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मैथियस के पांव भी स्टेसी की तरह ही बुरी तरह से उस हरी घास की बेलों से लिपटी हुई होती है। मैथियस चीख चीख कर मेरे पैरों से निकालो ये सब, निकालो ये सब कहने लगते हैं। जेफ कहते हैं शांत रहो मैथियस, मैं निकाल रहा हूँ। उधर अंदर टेंट में एरिक स्टेसी से कहते हैं कि ये हमारे कपड़ों पर है, शायद ये हमारे अंदर भी है। उधर बाहर जेफ बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बेलों को मैथियस के पैरों से हटा ही नहीं पाते। तभी अचानक फिर से सुरंग के अंदर से मोबाइल फोन की बजने की आवाज आने लगती है। जेफ फटाफट से दौड़ के 2 छोटी छोटी मशाल तैयार करते हैं और कहते हैं मैं नहीं जानता ये मशालें कितनी देर चलेंगी, इसलिए एमी और स्टेसी तुम में से एक राइट जाना और एक लेफ्ट जाना और फोन को अच्छे से ढूंढने की कोशिश करना, इससे हमारा काफी टाइम बच जाएगा। जेफ और एरिक पहले एमी को और फिर स्टेसी को नीचे सुरंग के बेस में उतार देते हैं। ये दोनों फटाफट से मशालों को चलाती हैं और अंधेरे में धीरे धीरे मोबाइल की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती हैं। बेलों के ऊपर थोड़ा चलने के बाद इनके सामने एक छोटी सी संकरी गुफा आ जाती है जो पूरी तरह से इन बेलों से घिरी हुई होती है और मोबाइल की आवाज़ भी उस गुफा के अंदर से ही आ रही होती है।
स्टेसी एमी को कहती है नहीं, हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एमी कहती है हमें किसी भी हालत में फ़ोन चाहिए क्योंकि ये फ़ोन ही हमें बचा सकता है। और सबसे पहले एमी और फिर स्टेसी इस गुफा के अंदर घुसने लगती है। कुछ देर बाद ये एक खुली जगह पर पहुंचती हैं जहां चारों तरफ ये खुद को इन रहस्यमय बेलों से घिरा पाती हैं। तभी इनको अपने दाएं तरफ अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती है और जब ये अपने मशाल की रोशनी में उस तरफ देखती हैं तो इन्हें वहाँ पर एक लड़की बेलों से लिपटी हुई दिखती है, जिसे देखकर ये एकदम चौंक जाती है। एमी उस लड़की को बुलाती है लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। वो जैसे इस लड़की को आगे बढ़कर कंधे पर हाथ रखकर पकड़ती है, वो लड़की मर चुकी होती है और सड़ने के कारण उसके चेहरे और शरीर की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। उसकी शरीर से सड़ने की बहुत बदबू आ रही होती है, जिसके कारण ये दोनों अपनी सांस रोक लेती हैं। तभी उन्हें उस लड़की के हाथ में वो मोबाइल फ़ोन दिखता है। एमी डरते हुए फटाफट से उसके हाथ से मोबाइल निकाल लेती है और कहती है ये वही फ़ोन है। लेकिन स्टेसी जब अपने हाथ में वो फ़ोन लेती है और उसे ऑन करने की कोशिश करती है, वो कहती है ये तो टूटा हुआ है। कि तभी फिर से इन दोनों के बाएं तरफ से मोबाइल फ़ोन के बजने की आवाज़ आने लगती है। एमी उस तरफ मुड़ती है और जैसे ही मशाल की रोशनी में देखने की कोशिश करती है, वो देखती है कि 3 लाल फूल न जाने कैसे मोबाइल फ़ोन की आवाज़ निकाल रहे होते हैं। एक पल के लिए एमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। एमी एक फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी झाड़ियों के बीच से हाथ के आकार की बेल उसके हाथ को पकड़ लेती है। एमी झट से चीखते हुए अपने हाथ को छुड़ाती है कि तभी इन दोनों के चारों तरफ बेलों की झाड़ियां हिलने लगती हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण मरी हुई लड़की की डेड बॉडी भी इनके ऊपर गिर पड़ती है। दोनों डर के मारे चीख उठती हैं और तभी अचानक से झाड़ियों की एक बेल एमी के हाथ से मशाल को छीन लेती है और बेलों की झाड़ियों में खींचकर बुझा देती है और ये दोनों घबरा कर गुफा से बाहर निकलने के लिए भागने लगती हैं। एमी जैसे तैसे सबसे पहले बेलों से बचकर गुफा से बाहर निकलती है। स्टेसी भी जैसे ही एमी के पीछे पीछे गुफा से बाहर निकलती है कि वो बेलें उसके पैरों को बुरी तरह से जकड़ लेती हैं और उसे वापस गुफा की तरफ खींचने की कोशिश करने लगती हैं। एमी फटाफट से वापस आकर स्टेसी की मदद करती है और उसे बड़ी मुश्किल से इन बेलों की पकड़ से निकालती हैं और दोनों भागते हुए रस्सी पर लटक जाती हैं और चीख चीख कर खींचो ऊपर, हमें ऊपर खींचो कहने लगती हैं। रस्सी ऊपर खींचने लगती है। जैसे जैसे ये उस सुरंग में ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, बेलों की वो झाड़ियां भी अजीब ढंग से इनके पीछे पीछे ऊपर की तरफ आने लगती हैं। जेफ और एरिक फटाफट से इन दोनों को वापस ऊपर खींच लेते हैं। जेफ एमी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें फ़ोन मिला? लेकिन वो जोर जोर से रोते हुए टेंट में चली जाती हैं। इसके बाद टेंट के अंदर एरिक कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, फूल कैसे मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ निकाल सकते हैं? तो एमी रोते हुए कहती है वो फूल मोबाइल फ़ोन की तरह वाइब्रेट कर रहे थे और बज रहे थे। एरिक फिर पूछते हैं एमी ऐसा कैसे हो सकता है? एमी कहती है मैं नहीं जानती हूँ एरिक, ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेसी कहती है वो पता नहीं कैसे हम इंसानों की तरह चल रहे थे। वो बेलें जानती है हम यहाँ हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जेफ कहते हैं तुम दोनों जानती हो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एमी कहती है जेफ तुमने वो सब नहीं देखा जो हम अभी देख कर आ रहे हैं, हमें निकलना होगा यहाँ से। इस पर एरिक कहते हैं तुम सभी एक काम करो, नीचे खड़े गांव के लोगों का ध्यान भटकाओ, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मदद लेकर वापस आऊंगा। जेफ कहते हैं नीचे उतरते ही वो लोग हमें मार डालेंगे और मैथियस को हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। एरिक एमी मुझे गाड़ी की चाबी दो, लेकिन जेफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नीचे 50-60 लोगों की पलटन खड़ी है जिन्होंने एक बच्चे को मार डाला, इसमें जान का खतरा है एरिक, हम यही इंतजार करेंगे। एरिक कहते हैं किसका इंतजार? जेफ कहते हैं 4 अमेरिकी नागरिक एक साथ गुम हुए हैं एरिक, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई ना कोई हमें जरूर ढूंढने आएगा, या तो पुलिस या तो दिमित्री के दोस्त और या फिर हमारे पेरेंट्स। हमें बस साथ मिलकर रहना है। हम में से कोई एक आदमी रात को निगरानी पे रहेगा और हम अपने छोटों को भी अच्छे से ढक कर रखेंगे, लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा। बाहर लेटा हुआ मैथियस बाएं तरफ की बेलों को हिलते हुए इन सभी की लड़ने की आवाजों को सुन रहा था। अगले दिन सुबह जेफ, एरिक, एमी और स्टेसी बचे हुए खाने का कुछ हिस्सा खाते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और जेफ जाकर मैथियस को भी थोड़ा पानी पिलाते हैं। जेफ को मैथियस की हालत बहुत ज़्यादा खराब लगती है क्योंकि उसका चेहरा पूरा का पूरा सफ़ेद पड़ चुका होता है।
जेफ कंबल को उठाकर मैथियस के पैरों की चोट को देखते हैं। उसके पैरों की मांस को बेलें पूरी तरह खा चुकी होती हैं। और उधर स्टेसी एरिक और एमी को कहती है, मुझे वो बेलें अपने अंदर महसूस हो रही हैं। देखो ना यहाँ पर कितना मोटा हो गया है। एरिक स्टेसी को कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, चोट लगने पर स्वेलिंग हो जाती है। जेफ तुरंत वापस आते हैं और सभी से कहते हैं कि इस हालत में मैथियस ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। एमी जेफ को धीरे बोलने का इशारा करती है। जेफ थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं कि अब हमें काटने ही पड़ेंगे। एमी गुस्से में कहती है, क्या काटने पड़ेंगे? जेफ जवाब देते हैं, उसके पैर। एरिक, तुम पागल तो नहीं हो गए जेफ? जेफ फिर से कहते हैं, नहीं काटे तो वो मर जाएगा। एरिक कहते हैं, जेफ प्लीज कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। जेफ कहते हैं, कुछ नहीं किया तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा और इस हालत में वो एक दिन भी नहीं निकाल पाएगा। एमी कहती है, एनेस्थीसिया के बिना ये तुम कैसे करोगे? तो जेफ कहते हैं, मैथियस के कमर के नीचे का हिस्सा वो महसूस नहीं कर पा रहा है। तो एमी कहती है, काटोगे किससे? जेफ एमी को चाकू दिखाकर इशारा करते हैं। एमी चौंक कर कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए जेफ? जेफ कहते हैं, पहले हमें उसके पैरों की हड्डी तोड़नी है, फिर काटनी है। एरिक कहते हैं, हम एक इंसान के पैर एक चाकू से कैसे काट सकते हैं जेफ? तो जेफ कहते हैं, एरिक, उसके पैरों पर मांस नहीं है। अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मर जाएगा एरिक। एरिक कहते हैं, ठीक है, चलो वोट करते हैं। हाथ उठाओ और बताओ कि कौन चाहता है उसके पैर काटे जाएं। सबसे पहले जेफ और फिर स्टेसी अपना हाथ उठाते हैं। एरिक स्टेसी को देखकर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो स्टेसी? स्टेसी कहती है, एरिक वो मेडिकल कॉलेज में है। एरिक जवाब देते हैं, लेकिन डॉक्टर या सर्जन तो नहीं है ना? तभी मैथियस की आवाज आती है, सुनो, मेरे पैर काट दो मेरे पैर, पर मुझे बचा लो। कुछ देर बाद जेफ मैथियस को टकीला के थोड़े घूंट पिलाते हैं और कहते हैं कि मैं पहले तुम्हारे पैरों की हड्डियां पत्थर से तोड़ूंगा और फिर चाकू से काट दूंगा। हम तवे को भी गर्म कर रहे हैं, इसकी मदद से तुम्हारे पैरों के जख्मों को जला देंगे ताकि खून बहना रुक जाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जेफ कहते हैं, मैथियस ये बेल्ट भी अपने मुंह के बीच में दबा लो ताकि अगर कुछ महसूस हो तो। मैथियस सिर हिलाकर हामी भरते हैं। जेफ पीछे मुड़कर एमी और स्टेसी को टेंट में जाने के लिए कहते हैं। एमी स्टेसी को लेकर टेंट में चली जाती है। फिर जेफ एरिक को मैथियस का दायां पैर पकड़ने के लिए कहते हैं। एरिक दुखी मन से मैथियस की तरफ देखता है और उसका पैर पकड़ लेता है। जेफ अपने हाथ टकीला से धोते हैं और एक कपड़े की मदद से आंख में गर्म हो रहे पत्थर को उठाते हैं। मैथियस ये सब देखकर जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। जेफ पत्थर को ऊपर हवा में उठाते हैं। मैथियस अब और ज्यादा जोर जोर से डर के मारे सांस लेने लगते हैं। जेफ जोर से पत्थर को मैथियस के पैर पर मारते हैं और हड्डियों के टूटने की आवाज आती है और मैथियस बुरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगते हैं। जेफ फटाफट से चाकू की मदद से मैथियस के बचे कुचे मांस के हिस्से को काटने लगते हैं। मैथियस ये सब दर्द से चिल्लाते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जेफ मैथियस के पैर को काट रहे होते हैं कि मैथियस जेफ को रोकने के लिए उठने की कोशिश करने लगते हैं। जेफ कहते हैं, एरिक उसे उठने मत दो, और इसके तुरंत बाद गरम गरम तवे से वो मैथियस के चोट वाले हिस्से को जलाने लगते हैं। उधर अंदर एमी और स्टेसी मैथियस की चीखों को सुनकर रोने लगती हैं और अपने कान बंद कर लेती हैं। और एक बार फिर जेफ पत्थर से मैथियस के बाएं पैर की हड्डी को तोड़ते हैं। पिरामिड के नीचे बैठे गांव वालों को भी मैथियस की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। कुछ देर बाद मैथियस चुप हो जाता है। जेफ मैथियस के पैरों के घावों को फिर से देखते हैं। एमी और स्टेसी भी बाहर आते हैं और उधर एरिक ये सब देख उल्टी करने लगता है। जेफ एक बार फिर से मैथियस के पैरों को गर्म तवे से जलाने लगते हैं। एमी जोर से चिल्लाते हुए जेफ को कहते हैं कि तुम कह रहे थे उससे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जेफ कहते हैं, उसके कमर से नीचे के हिस्से की नसें सुन हो चुकी हैं एमी। स्टेसी चिल्लाते हुए कहती हैं, तो वो दर्द से इतना ज्यादा चिल्लाया क्यों? जेफ कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। तभी स्टेसी चिल्लाते हुए कहती हैं, वो देखो। सब मुड़कर देखते हैं। हरी बेलें मैथियस की कटी टांगों को खींचकर बेलों की झाड़ियों की तरफ ले जा रही होती हैं और देखते ही देखते इनके सामने ये बेलें मैथियस के कटे पैरों के हिस्सों को खा जाती हैं। रात हो जाती है। एमी स्टेसी के साथ टेंट में बैठी होती है, जो धीरे धीरे रो रही होती है। एरिक टेंट में आते हैं और उन्हें देखते ही स्टेसी उनसे उनका फोन मांगती है
और बार बार उसे ऑन ऑफ करके चेक करने लगती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आता। स्टेसी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है कहकर रोने लगती हैं। स्टेसी के इस अजीब हरकतों को देखकर एमी और एरिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उधर जेफ पिरामिड के बिल्कुल नीचे सीढ़ियों पर खड़े होकर गांव वालों की हरकतों पर नजर रखने लगते हैं। स्टेसी अभी भी टेंट में रो रही थी और बार बार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है कह रही होती है। एमी इस सब के कारण सो नहीं पाती और उठकर बाहर एरिक के पास बैठने चली जाती है। एमी एरिक से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है स्टेसी ठीक हो जाएगी? एरिक कहते हैं हाँ, मैंने खुद उसके अंदर से वो बेल निकाली थी। एमी कहती है लेकिन स्टेसी को लगता है कि वो उसके अंदर अभी भी है। एरिक कहते हैं उसके दिमाग में डर बैठ गया है और अभी उसे समझाना मुश्किल है। एमी एरिक से कहती है क्या तुम्हें लगता है हमें यहाँ कोई बचाने आएगा? एरिक कहते हैं सच कहूं हम यहाँ से भागकर ही जान बचा सकते हैं। एमी सिर हिलाते हुए रोने लगती है। एरिक एमी को चुप कराने लगते हैं। अंदर टेंट में स्टेसी सोई होती है कि उसकी नींद अचानक खुलती है और उसे एमी और एरिक के किस करने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जबकि बाहर एमी एरिक के कांधे पर सिर रखकर सिर्फ रो रही होती है कि तभी पीछे से स्टेसी आती है और कहती है एरिक तुम ये क्या कर रहे हो? एरिक कहते हैं क्या, तुम क्या कह रही हो? स्टेसी कहती है मैंने सब सुन लिया, तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। एरिक और एमी स्टेसी को कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन स्टेसी मानती ही नहीं और कहने लगती है कि मैंने सब सुन लिया, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अय्याशी कर रहे थे। एरिक स्टेसी को कहते हैं तुम जानती हो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एमी भी यही कहती है लेकिन स्टेसी नहीं मानती। उधर मैथियस की तरफ धीरे धीरे झाड़ियों से बेलें निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जेफ भी इन तीनों की लड़ने की आवाजों को सुनकर वहां आ जाते हैं और पूछते हैं तुम सब क्यों लड़ रहे हो? स्टेसी एकदम से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड से चिपका हुआ था। एमी कहती है जेफ इसका दिमाग खराब हो गया है। स्टेसी कहती है जेफ तुम्हें क्या लगता है इसने तुम्हें कभी चीट नहीं किया? और उधर बेले मैथियस के मुंह के अंदर घुसने लगती हैं। स्टेसी एमी को रोकती है लेकिन वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अगर मैंने उस दिन इसे नहीं रोका होता तो ये मैथियस के साथ भी सो जाती। इनके पीछे उधर मैथियस के मुंह के अंदर बुरी तरह से बेले घुसती चली जा रही होती हैं और दम घुटने से वो तड़पने लगता है। जेफ दुखी मन से एमी की तरफ देखते हैं। तभी जेफ मैथियस की आवाज सुन लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसके मुंह से बेलों को निकालने लगते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मैथियस दम तोड़ चुके होते हैं। जेफ, स्टेसी, एमी और एरिक इस दृश्य को देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। उधर स्टेसी मैथियस को देखकर और पागल हो जाती है और कहने लगती है ये बेलें मुझे भी अंदर से खा रही हैं। एमी स्टेसी को शांत रहने के लिए कहती है कि तभी स्टेसी जमीन पर पड़े चाकू को उठाकर कहती है देखो अगर यहां काटेंगे ना तो तुम्हें दिखेगा। जेफ और एरिक फटाफट से स्टेसी से चाकू छीन लेते हैं। स्टेसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तभी अचानक इन सभी को स्टेसी की ये बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चारों तरफ जोर जोर से इन्हें सुनाई देने लगती है। जब ये सभी ध्यान से देखते हैं तो इन बेलों की झाड़ियों पर लगे लाल फूल ये आवाज निकाल रहे होते हैं। स्टेसी अपने कान बंद कर लेती है और पूरी रात इन आवाजों के बीच रात गुजरती है। अगली सुबह एमी और जेफ गांव के लोगों को पिरामिड के चारों तरफ नमक को छिड़कते हुए देख रहे होते हैं। जेफ एमी से कहते हैं ये नहीं चाहते कि इस बेल की जड़ें यहां से बाहर फैल जाएं, इसलिए ये हमें भी यहां से जाने नहीं दे रहे। जेफ कहते हैं ये बेल हो ना हो सदियों पुरानी है और इसलिए परिंदों और कीड़ों ने भी ये सीख लिया है कि यहां नहीं आना है। तभी एमी कहती है कुछ नहीं हुआ था जेफ, मैथियस के साथ में कुछ नहीं हुआ था। जेफ कहते हैं मैं जानता हूं एमी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तभी एरिक टेंट से बाहर आते हैं और कहते हैं दोस्तों, और अगले ही पल ये सभी टेंट के अंदर होते हैं और एरिक स्टेसी को देखकर कहते हैं दिखाओ इन्हें। स्टेसी पीछे मुड़ती है और अपने कपड़ों को ऊपर करके अपनी कमर दिखाती है और इन तीनों को एक बेल रेंगती हुई स्टेसी के अंदर कमर के हिस्से पर दिखती है। अगले पल एमी स्टेसी को पकड़ के बाहर बैठी होती है। स्टेसी एमी से कहती है मुझे माफ करना, मैं कल कुछ भी कह रही थी। जेफ अपने हाथ में चाकू लिए होते हैं और कहते हैं हम इसे पहले टांगों से निकालेंगे, ठीक है स्टेसी? और स्टेसी के पैरों पर थोड़ी सी टकीला को छिड़कते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए।
स्टेसी कहती है, नहीं, मुझे देखना है। जेफ चाकू से स्टेसी के थाइस को काटना शुरू करते हैं जहां पर वो बेल रेंग रही होती है और जोर जोर से खून बहने लगता है। स्टेसी दर्द के मारे कराने लगती है। एमी कहती है, हिम्मत रखो स्टेसी। और जेफ जैसे ही कटे हुए हिस्से में अपनी उंगलियां डालकर उस बेल को बाहर खींचना शुरू करते हैं, स्टेसी बुरी तरह से चीखने लगती है। जेफ हिलती हुई बेल को निकाल कर फेंक देते हैं और स्टेसी को कहते हैं, अब रुक जाऊं क्या? स्टेसी, अब और निकालूं या रुक जाऊं? स्टेसी बिना कुछ बोले पलट जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। जेफ चाकू से कमर वाले हिस्से पर कट लगाना शुरू करते हैं। स्टेसी फिर से जोर जोर से बुरी तरह चीखने लगती है। जेफ बेल को खींचकर बाहर निकालने लगते हैं, जो स्टेसी के मांस को खाकर बहुत बड़ी हो गई होती है। जेफ एक कपड़े के टुकड़े से चोट को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद ये खाना खाने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। जेफ एमी को अंगूर का एक टुकड़ा देते हैं और फिर स्टेसी को देने लगते हैं कि तभी स्टेसी कहने लगती है, अभी और भी है, मेरे पैरों पर यहाँ हड्डी के पास, क्या हम इसे काट सकते हैं? जेफ कहते हैं, नहीं स्टेसी, हम ऐसा नहीं कर सकते। स्टेसी कहती है, इसे काट दो, इसे काट दो प्लीज, कहकर जमीन पर पड़े चाकू को छीनने लगती है। जेफ, बस करो स्टेसी, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, हम और ज्यादा घाव तुम्हारे शरीर पर नहीं बना सकते। स्टेसी कहती है, ये मेरे सिर में भी फैल गया है। एरिक कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। एमी कहती है, स्टेसी, थोड़ा ही टकीला पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। स्टेसी टकीला का घूंट लेती है कि तभी जेफ स्टेसी के माथे पर एक बेल को रेंगते हुए देखते हैं। एरिक भी ये देख लेते हैं और एमी की तरफ देखते हैं। स्टेसी पूछती है, क्या हुआ? और वो एरिक को देखकर समझ जाती है। रोती हुई स्टेसी कहती है, तुम्हें भी दिखाना वो मेरे सिर में, बोलो एमी। एमी रोते हुए स्टेसी को देखती है। एरिक, ऐसा कुछ नहीं है, कहकर स्टेसी को चुप कराने लगते हैं। इसके बाद एरिक कहते हैं, कोई हमें बचाने नहीं आने वाला, मैं आज रात ही यहां से भागूंगा। इस बार जेफ भी चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते। ये चारों टेंट के अंदर सो रहे होते हैं कि तभी स्टेसी की नींद किसी आवाज के कारण खुलती है। स्टेसी लंगड़ाते हुए टेंट के बाहर निकलती है और सामने पड़े बैग में कुछ ढूंढने लगती है। फिर लंगड़ाते हुए जमीन पर पड़े दूसरे बैग की तरफ जाती है और बैग को टटोलने लगती है। उसे बैग के अंदर से चाकू मिल जाता है। तभी उसके सामने की बेल पर लगे फूल धीमी धीमी आवाज में मुझे काटना है, मुझे काटना है बोलने लगते हैं और चारों तरफ से बेलों की झाड़ियों पर लगे फूलों से मुझे काटना है, मुझे काटना है की आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद स्टेसी की आवाज को सुनकर एरिक की नींद टूटती है और जैसे ये तीनों टेंट के बाहर निकलते हैं, स्टेसी इनकी तरफ पीट करके कुछ कर रही होती है। एरिक चिल्लाकर कहते हैं, स्टेसी, तुम क्या कर रही हो? स्टेसी पीछे देखती है और उसका पूरा चेहरा कटा हुआ होता है जिससे खून बह रहा होता है। स्टेसी हंसते हुए जब पूरी तरह इनकी तरफ मुड़ती है, जेफ और एरिक दंग रह जाते हैं। एमी कहती है, ये क्या कर लिया तुमने स्टेसी? स्टेसी के पूरे शरीर पर काटने के निशान होते हैं और उसमें से बुरी तरह खून बह रहा होता है। स्टेसी कहती है, घबराओ मत, बस एक ही बाकी है, कहकर वो फिर मुड़कर अपने पेट में चाकू से काटने लगती है। जेफ स्टेसी के पास धीरे धीरे आते हैं और चाकू मुझे दे दो कहते हैं। जेफ जैसे ही स्टेसी को हाथ लगाते हैं, वो घूमकर उन पर चाकू चला देती है, जिससे जेफ के बाएं हाथ पर गहरा कट लग जाता है। स्टेसी बस हो गया, बस हो गया कहते हुए फिर अपने थाइस को काटने लग जाती है। एरिक दौड़कर स्टेसी के पास आते हैं और उससे चाकू मांगने लगते हैं कि तभी स्टेसी पागल की तरह घूमकर चाकू सीधा एरिक के दिल पर काट देती है। एक पल के लिए एरिक पत्थर बन जाते हैं और स्टेसी को देखते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। जेफ कहते हैं, हिलना मत एरिक। स्टेसी को तब होश आता है और वो एरिक के पास बैठकर एरिक एरिक कहते हुए रोने लगती है। एरिक जोर जोर से सांस लेने लगता है और अपने खून से सना हुआ हाथ स्टेसी की तरफ बढ़ाता है। स्टेसी भी रोते हुए अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ती है। धीरे धीरे एरिक की सांस टूटती जाती है और वो मर जाते हैं। जेफ भी एरिक को मरता देख बुरी तरह टूट जाते हैं। स्टेसी एमी को रोते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। तीनों एरिक के पास बैठ रो रहे होते हैं कि तभी एरिक की बॉडी को जमीन पर बेलें खींचने लगती हैं। जेफ दौड़कर बेलों को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और बेलें एरिक को धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ खींचती रहती हैं और खाने लगती हैं। स्टेसी एमी की गोद में लेटी होती है और रोते रोते एमी को कहती है, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो प्लीज। मेरे पूरे शरीर में ये बेलें मुझे अंदर से खा रही हैं
मुझे मार डालो। एमी रोते रोते जेफ की तरफ देखती है। जेफ दुखी मन से पीछे मुड़ते हैं और एरिक के शरीर से, जिसे बेलें अभी भी खा रही थी, चाकू निकाल लेते हैं। जेफ चाकू पकड़कर धीरे धीरे एमी और स्टेसी की तरफ बढ़ते हैं। स्टेसी जोर जोर से चीख रही होती है, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। पिरामिड के नीचे खड़ा बूढ़ा आदमी और पहरेदार स्टेसी की चीखों को साफ सुन रहे होते हैं कि तभी उसकी आवाज एकदम रुक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि लड़की मर चुकी है। शाम होने लगती है। जेफ जमीन पर पड़े खून को एमी के हाथों पर लगाते हैं और कहते हैं, भागती रहना, लोगों को पार करते ही जितना तेज हो सके भागती रहना। जमीन से उठाकर और खून जेफ एमी के मुंह पर और शरीर के बाकी हिस्सों पर लगाने लगते हैं। एमी कुछ नहीं कहती और चुपचाप रोने लगती है। जेफ कहते हैं, गाड़ी के पास पहुंचने पर पीछे मुड़कर मत देखना, समझी ना तुम? और अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तब ऐसे ही भाग जाना और तब तक भागना जब तक तुम शहर ना पहुंचो। एमी जेफ को अपने पास खींचकर कहती है, मुझसे वादा करो, तुम मेरे इंतजार करोगे ना मेरा इंतजार? जेफ हाँ कहकर अपना सिर हिलाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले पल जेफ एमी की लाश को अपने हाथों में उठाकर पिरामिड से नीचे उतरने लगते हैं। गांव के लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जेफ पिरामिड की आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और थोड़ा सा चलकर एमी की लाश को जमीन पर लेटा देते हैं। बूढ़ा आदमी और गांव के बाकी पहरेदार धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगते हैं। जेफ एमी को एक आखिरी बार किस करते हैं और खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें इसका नाम तक नहीं पता, हम में से किसी का भी नाम नहीं पता। ये कहते हुए वो बाएं तरफ चलने लगते हैं। उन्हें बाएं तरफ जाता देख बूढ़ा आदमी और बाकी पहरेदार भी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो फिर से कहते हैं, मेरा नाम जेफ है, मैं अमेरिका से हूं, उम्र 22 साल, और ये सब कहते हुए बाएं तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। जेफ कहते हैं, मैं एक डॉक्टर बनने वाला था, डॉक्टर बनना मेरा सपना था और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। और तभी वो चलते चलते रुक जाते हैं। जेफ और गांव के पहरेदार अब एमी से बहुत दूर आ चुके होते हैं। जेफ फिर से कहते हैं, तुम्हें इस लड़की का नाम पता होना चाहिए। ये कहते ही वो बूढ़े आदमी और गांव वालों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बूढ़ा आदमी और बाकी पहरेदार चिल्ला चिल्ला कर जेफ को रुकने के लिए कहने लगते हैं। जेफ आगे बढ़ते रहते हैं और जोर जोर से चीख कर कहते हैं, उसका नाम एमी है, एमी है उसका नाम। और तभी एमी उठ खड़ी होती है, जिससे गांव वाले बहुत दूर होते हैं और जंगल की तरफ भागने लगती है। उधर जेफ चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, एमी इस खंडर में बिल्कुल नहीं मरने वाली। तभी गांव का एक पहरेदार उन्हें तीर मार देता है, जो सीधा उनके दिल पर लगता है। बाकी के पहरेदार भी उन्हें तीर मार देते हैं। उधर एमी जंगल की तरफ भागने लगती है। गांव के बाकी लोग इन पहरेदारों को बता देते हैं कि वो लड़की भाग गई है। पहरेदार भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। एमी जंगल में भागती चली जा रही होती है और गांव के पहरेदार भी उसका पीछा करने लगते हैं। जेफ उधर जमीन पर तड़प रहे होते हैं, जिनके पास एक तरफ से वो बूढ़ा आदमी और दूसरी तरफ से वो बेलें बढ़ रही होती हैं। बूढ़ा आदमी जेफ के सिर के पास आकर खड़ा हो जाता है। जेफ भी उन्हें देखते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक लोड करता है और अगले ही पल जंगल में गोली की आवाज गूंज उठती है। एमी भागते भागते रुक जाती है और फिर उसे जेफ की बात याद आ जाती है। वो फिर भागने लगती है और छोटी नदी को पार कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तभी एक तीर उसके पास से होता हुआ पेड़ पर लगता है। गोलियों और तीर से बचते बचते वो जंगल में कच्ची सड़क की तरफ भागती चली जाती है और आखिर में मैथियस के भाई की जीप के पास पहुंच जाती है। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो फिर कोशिश करती है और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो सीधा एक्सीलेटर पर पांव रखती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। गांव का एक पहरेदार भी कच्ची सड़क तक पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। एमी तेजी से कच्चे रास्ते पर गाड़ी को भगाती जा रही होती है। बीच बीच में वो पीछे भी देखती है कि कहीं गांव वाले तो नहीं आ रहे। वो फिर गाड़ी में तेजी से आगे बढ़ने लगती है और तभी एमी को अपने चेहरे पर कुछ चलता हुआ महसूस होता है। वो बेलें एमी के अंदर भी घुस चुकी थी। अगले दिन सुबह डिमिट्री के दोस्त भी उस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं।